हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम अकाउंटेंसी से 60 प्लस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि सिर्फ ईपीएफओ एग्जामिनेशन के लिए ही नहीं बल्कि वो सारे एग्जामिनेशन जहाँ पे अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी एग्जाम हो गया, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेट पीसीएस, डी ट्रिपल एसपी, एनवीएस, केवीएस एंड ऑल अदर एग्जामिनेशन। वो सारे एग्जामिनेशन, यूजीसी नेट, सब एग्जामिनेशन में जहाँ भी लेखांकन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे एग्जाम को ये वीडियो कवर करने वाला है। सबसे बड़ी बात कि आपको सारी चीज़ जो मैं कराने वाली हूँ वो बिल्कुल चैप्टर वाइज होगा। अगर आप स्पेशल से ले ईपीएफओ एग्जामिनेशन में, तो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में यूपीएससी ईपीएफओ स्पेशल से अगर मैक्सिमम कहीं से क्वेश्चन बने थे तो वो था अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन के लिए, इसीलिए मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन का है और रिपीट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आपके लिए और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आपको चैप्टर वाइज मिलने वाला है। तो आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं यानी अकाउंटिंग के जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं अभी 60 प्लस, वो मीनिंग, ऑब्जेक्ट, टेक्निक एंड स्टैंडर्ड से मिलने वाला है, यानी अर्थ, उद्देश्य, तकनीक और मानक से मिलने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन सारे ही 60 प्लस, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सारे क्वेश्चन को आप ज़रूर से देखिए और खुद से सॉल्व ज़रूर से करिए। और जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न है, जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, उसके लिए आपको इसमें एक्सप्लेनेशन भी मिलने वाला है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और कहीं से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन है, दोनों ही लैंग्वेज में आपको मिलने वाला है, तो दोनों लोगों के लिए बेनिफिशियल है। Prefix of CS of members of the institute has been granted by ICSI on। संस्थान के सदस्यों का CS उपसर्ग ICSI के द्वारा डैश को दिया गया था। किसको दिया गया था, कब दिया गया था, आंसर करिए। सही जवाब होगा जून 23, 24, 2007। संस्थान के सदस्यों को CS उपसर्ग ICSI के द्वारा 23-24 जून 2007 को दिया गया था। संस्थान ICSI के सदस्यों को CS उपसर्ग ICSI के द्वारा 23-24 जून 2007 को दिया गया था। ये निर्णय संस्थान की 173rd बैठक, जो कि 23-24 जून 2007 को हुई थी, उसमें लिया गया था। तब से ये प्रयोग में लाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लेखांकन सिद्धांत स्वामी और प्रबंधन के अंतर को प्रदर्शित करता है? कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो कि स्वामी और प्रबंधन के अंतर को स्पष्ट करता है, आंसर करिए। सही जवाब होगा बिजनेस इंटाइटी, व्यवसायिक अस्तित्व, ऑप्शन ए। व्यवसाय में व्यवसायिक इकाई अवधारणा या व्यवसायिक अस्तित्व अवधारणा व्यवसाय और व्यवसाय दोनों एक दूसरे से अलग करती है। सामान्यतः लेखा करते समय व्यवसाय को व्यवसाय से अलग ही रखा जाता है और व्यवसाय के व्यक्तिगत लेन देनों को व्यवसाय के लेन देनों से अलग कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया आर इशूड बाय। भारत में लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं, कौन करता है, आंसर करिए। ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ आपको। सही जवाब होगा भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। भारतीय लेखांकन प्रमाण यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भारत में ICAI या भारतीय चार्टर्ड अकाउंटिंग संस्थान के द्वारा जारी किए जाते हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा जारी होते हैं, जो कि ICAI के अधीन है। ASB की स्थापना 1977 और ICAI की स्थापना 1949 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो कथन दिए हैं इसमें से बही खाता के संबंध में कौन सा एक विषम है यानी अलग है? तो सारे स्टेटमेंट को अब आप पढ़िए और बताइए कि कौन इसमें से विषम है। बही खाते का कार्य क्षेत्र और रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण व सारांश से संबंध सीमित है। बही खाता मुख्य रूप से एक लिपिक कार्य है। बही खाता लेखा अभिलेखों को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए लेखांकन पर निर्भर करता है। बही खाता केवल मौद्रिक लेन देन को मानता है। तो कौन सा इसमें से विषम है? बही खाता लेखांकन प्रक्रिया के बाद होती है, तो ये वाला विषम है। बाकी सारे ही सही हैं इस मामले में। तो ठीक है, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर।
ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2016 का है, CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में। बुक कीपिंग के संबंध में जो कथन सही है वो है, पुस्तपालन का काम कार्यक्षेत्र रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण व सारांश से संबंधित होता है। ये मुख्य रूप से लिपिकीय कार्य है। पुस्तपालन लेखा अभिलेखों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए लेखांकन पर निर्भर करता है। पुस्तपालन में केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा होता है जिन्हें केवल मुद्रा के रूप में तुल्य है। तो ऑप्शन 5 जो है वो गलत था। लेखांकन पुस्तपालन के बाद ही शुरू होता है, ना कि पुस्तपालन के पहले शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 यानी लेखांकन प्रमाप 19 का संबंध किससे है? आंसर करिए। AS 19 का संबंध किससे है? सही जवाब होगा लेसेस, पट्टे से। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, AS 19 का संबंध पट्टे से होता है। और AS 24 प्रबंध की गई क्रियाओं से है। लेखांकन प्रमाप 26 अमूर्त संपत्तियों से है और AS 20 EPS से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अब नीचे आपको 4 कथन दिख रहे हैं। अब इनमें से आप बताइए कि कौन सा सही नहीं है। अब इसके लिए आपको चारों ऑप्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तब आप बताएंगे कि कौन सा सही नहीं है। तो चलिए पहले चारों ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। पुस्तपालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। व्यापारिक लेन देनों का अभिलेखन करने के लिए पुस्तपालन कला और विज्ञान दोनों है। लेन देन निश्चित पुस्तकों के समूह में अभिलेखित किए जाते हैं। पुस्तपालन लेखा पुस्तकों में अभिलेखन करने की विधि है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, द जॉब ऑफ बुक कीपिंग इज एनालिटिकल इन नेचर। पुस्तपालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। ये सही नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन आपके सही हैं। पुस्तपालन के अंतर्गत जनरल में लेखा करना, इनकी पोस्टिंग बही खाता में करना, इनके योग मालूम करना और बाकियों को निकालना, ये सारी चीज़ें आती हैं। पुस्तपालन के संबंध में जो कथन सही है वो है, पुस्तपालन का कार्य विवरणात्मक प्रकृति का होता है, ना कि विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है। व्यापारिक लेन देनों का अभिलेखन करने के लिए पुस्तपालन कला और विज्ञान दोनों है। लेन देन निश्चित पुस्तकों के समूह में अभिलेखित किए जाते हैं। पुस्तपालन लेखा पुस्तकों में अभिलेखित करने की विधि है। इन लेखों के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाले जाते हैं और ना ही निर्वचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर निर्धारण वर्ष शुरू होता है, असेसमेंट ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम, कब शुरू होता है? सही जवाब है आपका 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से शुरू होता है। ऑप्शन बी। कर निर्धारण वर्ष किसी भी वर्ष में 1 अप्रैल से शुरू होकर के अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होता है। ठीक इसी वर्ष के पहले के वर्ष के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक विगत वर्ष या वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 यानी लेखांकन मानक 6 बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? AS 6। आपका सही जवाब होगा ह्रास लेखांकन के लिए, डिप्रिशिएशन अकाउंटिंग के लिए। लेखांकन मानक 6 मूल्य ह्रास लेखांकन के लिए बनाया गया है। मूल्य ह्रास के लिए अलग अलग लेखांकन नीतियों को भी अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, AS 21 के अनुसार समेकित लेखा विवरण तैयार करना होता है। क्या होता है? वैकल्पिक होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए कंपलसरी होता है, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए होता है, या फिर सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य होता है? तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनीज। सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य है AS 21। ये स्पष्ट है कि यदि उद्यम समेकित वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करता है तब AS 21 अनिवार्य है। उन शब्दों में लेखा प्रणाली मानव समेकित वित्तीय विवरण पेश करने के लिए एक उद्यम अधिभार पत्र नहीं है। उद्यम किसी भी कानूनी आवश्यकताओं के पालन के लिए समेकित वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करता है और ये AS 21 के अनुसार वर्तमान समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। हालांकि सेबी के अनुसार सभी कंपनियों को अपना समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना चाहिए, तो इसके लिए AS 21 का पालन करना पड़ता है। AS 21 के अनुसार समेकित प्रक्रिया है,
सूचीबद्ध समझौते के अनुसार समेकन सिर्फ सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य है। समेकित वित्तीय ब्यौरे का एक सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है कि लेखांकन नीतियों और नोट्स का भी खुलासा किया जाए। तो ये है AS21 समेकित प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है आपका। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके समक्ष आएंगे, आप उसका आंसर बहुत ईजिली कर लिए होंगे, करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इनमें से कौन सी मदें AS थर्ड के अनुपालन में तैयार किए रोकड़ प्रवाह के विवरण में विशेष रूप से समाविष्ट होती है। आंसर करिए, कौन सी मद है जो AS थर्ड के अनुपालन में तैयार किए गए रोकड़ प्रवाह के विवरण में विशेष रूप से समाविष्ट होती है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रचालन एवं गैर प्रचालन नगद प्रवाह सूचना, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंफॉर्मेशन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तो रोकड़ प्रवाह के विवरण में AS थर्ड के अनुपालन में प्रचालन और गैर प्रचालन नगद प्रवाह सूचना विशेष रूप से समाविष्ट होता है। और ये UGS नेट एग्जाम पेपर 3 जून 2014 का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, लेखांकन के दूरदर्शिता सिद्धांत के संबंध में इनमें से कौन सा, यानी इनमें से क्या सत्य है, सही है। द प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें से कौन सा सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर लॉसेस, भावी हानियों को ध्यान में रखना, ये है ट्रू रिगार्डिंग द प्रूडेंस प्रिंसिपल। लेखांकन की दूरदर्शिता सिद्धांत यानी ट्रू रिगार्डिंग द प्रूडेंस प्रिंसिपल के अंतर्गत भविष्य में होने वाली व्ययों व हानियों की व्यवस्था पूर्व में ही कर ली जाती है, जबकि लाभों के संदर्भ में ऐसा नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सा AS थर्ड यानी लेखांकन मानक थर्ड के के मार्गदर्शन पर तैयार किया गया है। इनमें से कौन सा है जो कि AS3 के मार्गदर्शन पर तैयार किया गया है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आंसर आपको यहीं पे दिख गया, ऑप्शन सी, कैश फ्लो स्टेटमेंट नगद प्रवाह विवरण। लेखांकन मानक एक लिखित नीति अभिलेख है जो कि लेखांकन विशेषज्ञों या फिर सरकार या फिर अन्य नियामक संस्था के द्वारा जारी किए जाते हैं, जो कि मान्यता, मापन, प्रस्तुतिकरण, उपचार और वित्तीय विवरणों के वित्तीय हस्तांतरण जारी करता है। AS थर्ड का संबंध नगद प्रवाह विवरण से होता है, जिसमें कि नगद प्रवाह की गतिविधियों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। नगद प्रवाह विवरण 3 गतिविधियों से होता है, परिचालन गतिविधि से नगदी प्रवाह, वित्त पोषण गतिविधि से नगदी प्रवाह और निवेश गतिविधि से नगदी प्रवाह। तो ये 3 गतिविधियों से होता है नगद प्रवाह का विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लेखांकन मानक परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई है। आंसर करिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। सही जवाब होगा आपका 1977 में, 1977 ऑप्शन डी। भारतीय लेखांकन मानक परिषद यानी ASB की स्थापना 1977 में हुई थी। भारतीय लेखांकन बोर्ड यानी ASB भारतीय लेखांकन मानकों को तैयार करते समय अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों यानी IAS, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों यानी IFRS का ध्यान रखता है और उन्हें देश में लागू कानूनों, रिवाजों, प्रयोगों और व्यावसायिक वातावरण के प्रकाश में एकीकृत करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है, बुक कीपिंग। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। आंसर करिए, आपको मालूम होगा, ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ MCQs में, जो अफरोज अख्तर साहब की बुक से मैं करा रही थी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्पाइसर और पेगलर के द्वारा। ये TGT 2011 का क्वेश्चन है।
पुस्तपालन व्यापारिक और अन्य व्यवहारों के मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है। ये परिभाषा स्पाइसर और पैगलर महोदय का है, जबकि प्रोफेसर J.R. बार्टली बॉय के अनुसार व्यापारिक व्यवहारों को उचित पुस्तकों में लिखने की कला व विज्ञान पुस्तपालन है, और प्रोफेसर कार्टर के अनुसार पुस्तपालन वो विज्ञान और कला है जिसके अनुसार मुद्रा व माल के सभी लेन देन का लेखा हिसाब की पुस्तकों में किया जाता है। लेखा हिसाब की पुस्तकों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तपालन की वो प्रणाली है जिसमें वैयक्तिक तथा अवैयक्तिक खातों द्वारा लेखा किया जाता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आंसर करिए। आपका सही जवाब होगा R.N. कार्टर के द्वारा, ऑप्शन सी। दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तपालन की वो प्रणाली है जिसमें वैयक्तिक तथा अवैयक्तिक खातों द्वारा लेखा किया जाता है। ये परिभाषा प्रोफेसर R.N. कार्टर महोदय ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल वैसे मिल रहे हैं जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पुस्तपालन का कार्य जहाँ पे समाप्त होता है वहाँ से लेखा कर्म का कार्य प्रारंभ होता है। जहाँ पर लेखा कर्म का कार्य समाप्त होता है वहाँ से किसका कार्य शुरू होता है? आंसर करिए। सही जवाब होगा अंकेक्षण का कार्यक्रम शुरू होता है। पुस्तपालन का कार्य जहाँ पे समाप्त होता है वहाँ से लेखा कर्म का कार्य शुरू हो जाता है, और जहाँ पर लेखा कर्म का कार्य समाप्त होता है वहाँ पे अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, चार्टर्ड अकाउंटिंग होते हैं, चार्टर अकाउंटेंट होते हैं, क्या होते हैं? आंसर करिए। सही जवाब है पेशेवर अंकेक्षक होते हैं, ऑप्शन सी। चार्टर अकाउंटेंट पेशेवर अंकेक्षण की श्रेणी में आते हैं, जबकि नियंत्रण और महालेखा परीक्षा के अंतर्गत अंकेक्षण कार्य करने वाली सरकारी अंकेक्षक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में जिस मदों की वृद्धि होती है वो क्या कहलाती है? आंसर करिए। वो आय कहलाती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्यवसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में वृद्धि को आय माना गया है और कमी को हानि। एक एकाकिक व्यापार की स्थिति में आय को पूंजी में जोड़ दिया जाता है। एक एकाकी व्यापार की स्थिति में आय को पूंजी में जोड़ दिया जाता है, जबकि हानि को पूंजी से घटा दिया जाता है। तो इसका सीधा प्रभाव पूंजी की वृद्धि और कमी पर पड़ता है। तो आय इज द राइट आंसर। इनकम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है? आंसर करिए, कौन अंतिम चरण है सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में? आपका सही जवाब होगा सूचनाओं का संप्रेषण, ऑप्शन बी, सूचनाओं का संप्रेषण। तो ये है लेखांकन के चरण, ये देख सकते हैं आप ये स्ट्रक्चर, ये होता है लेखांकन का चरण। और अंतिम रूप में होता है सूचनाओं का संप्रेषण। पहले होता है वस्तु अथवा सेवाओं का लेन देन, फिर जनरल पुस्तकों में लेखा, उसके बाद खाता बही में खाता खोलना, फिर शेष निकालना, फिर तलपट बनाना। उसके बाद अगला चरण है व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता। उसके बाद अगला चरण है आर्थिक चिट्ठा। फिर अगला चरण है लाभ हानि नियोजन खाता। उसके बाद सूचनाओं का विश्लेषण एवं निर्वचन। और उसके बाद अंतिम चरण है सूचनाओं का संप्रेषण और फिर उचित निर्णय लेना। तो ये इससे स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में सूचनाओं का संप्रेषण लेखांकन का अंतिम चरण है, ऑप्शन के अनुसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये 2009 का क्वेश्चन है, टीजीटी का। वस्तुओं और सेवाओं को बेचने से प्राप्त धनराशि को आगम करते हैं। स्वामी और व्यापार में लाया गया धन पूंजी कहलाता है। एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को अभिलेखन कहते हैं। या फिर संपत्ति माइनस बाहरी दायित्व इक्वल टू पूंजी। कौन सा इसमें से सही नहीं है? आंसर करिए। ऑप्शन सी, एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को अभिलेखन कहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। बाकी सारे ही ऑप्शन आप देख रहे हैं, संपत्ति में से अगर बाहरी दायित्व को निकाल दे तो पूंजी निकाल सकते हैं आप, और बाकी जितने भी दो ऑप्शन है वो सारे ही सही हैं। गलत क्या है? ऑप्शन सी गलत है। तो जो सही है स्टेटमेंट वो है वस्तु और सेवाओं को बेचने से प्राप्त धनराशि को आगम कहते हैं। बेची गई कुल इकाइयों से प्राप्त होने वाली राशियां कुल आगम कहलाती है। स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। कंपनी की दशा में स्वामी और पूंजी का पृथक पृथक अस्तित्व होता है, अलग अलग अस्तित्व होता है। एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को
खतियाना बोलते हैं, यानी पोस्टिंग कहते हैं, ना कि अभिलेखन कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी गलत है। द्विपक्ष अवधारणा के अनुसार व्यवसाय की संपत्तियों का मूल्य उसके पूंजी और दायित्वों के योग के बराबर होता है, यानी पूंजी प्लस बाह्य दायित्व इक्वल टू संपत्तियां होता है, या फिर पूंजी इक्वल टू संपत्ति माइनस दायित्व होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन क्या कहलाता है? आंसर करिए। आपका सही जवाब है पूंजी कहलाता है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। व्यापार के स्वामी के द्वारा लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक व्यापारी जिस धन को लगा करके व्यापार शुरू करता है उसको पूंजी कहते हैं। एकाकी व्यापार में पूंजी और स्वामी का अस्तित्व एक साथ होता है, लेकिन कंपनी व्यवसाय में दोनों पृथकता होती है, अलग रोल होता है। अगला क्वेश्चन, पुस्तपालन का अर्थ क्या है? ये भी क्वेश्चन आप देख चुके होंगे, जो प्रीवियस मॉक टेस्ट आपने किया था। सही जवाब होगा प्रारंभिक पुस्तकों में लेखे करना, ऑप्शन ए। पुस्तपालन यानी बुक कीपिंग का तात्पर्य दिन प्रतिदिन के सौदों को तिथिवार प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लेखा करने से होता है। इसमें कच्ची बही में लेखा करना, जनरल प्रविष्टियां करना या सहायक बहियों में लेखा करना शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता अपने ₹2000 के माल को ₹1800 में क्रेता को देता है, तो ₹200 का ये अंतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ₹200 का जो अंतर है वो क्या कहलाएगा? आपका सही जवाब होगा व्यापारिक छूट कहलाएगा, ऑप्शन बी। एक विक्रेता अपने ₹2000 के माल को ₹1800 में 1800 में क्रेता को देता है, तो ₹200 के अंतर की धनराशि व्यापारिक छूट की श्रेणी में आती है। ये कटौती मूल्य ये सूची में लिखी रहती है और ये उन सब ग्राहकों को दी जाती है जो एक ही वस्तु में व्यापार करते हैं। इसका कटौती का उद्देश्य ये होता है कि ग्राहक की संख्या में वृद्धि हो। इस कटौती का उद्देश्य क्या होता है? ग्राहक की संख्या में वृद्धि हो। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसका उद्देश्य जिम्मा लेना होता है? किसका उद्देश्य है जिम्मा लेना इनमें से? सही जवाब होगा स्वामित्व का, ऑप्शन सी। एक व्यावसायिक संस्था में जिम्मा या जिम्मेदारी का आशय उत्पत्तियों के वहन करने से होता है, यानी किसी भी गतिविधि या कार्य के लिए संस्था का जो उत्तरदायी व्यक्ति है वही जिम्मेदार होता है और उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन संस्था के स्वामित्व या स्वामी द्वारा किया जाता है। वैसे तो बड़ी व्यावसायिक संस्थाओं का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित ना होकर के कई लोगों के पास तक फैला होता है और उनका नेतृत्व उनमें से किसी एक या कुछ लोगों द्वारा किया जाता है और उनके द्वारा लिए गए निर्णय और किए गए कार्यों के प्रति सभी उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन का प्रमुख कार्य क्या है? सारे ऑप्शन पढ़िए। व्यवसायिक लेन देनों का वर्गीकरण में अभिलेख, ऑप्शन सी। लेखांकन का प्रमुख कार्य व्यवसायिक लेन देनों का वर्गीकरण व अभिलेख रखना होता है। लेखांकन व्यवसाय के लेखों और घटनाओं को, जो पूर्णतः या फिर अंशतः वित्तीय स्वभाव के होते हैं, मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने, वर्गीकरण करने और महत्वपूर्ण रूप से सारांशित करने व उनके परिणामों की व्याख्या करने की कला है। लेखांकन क्रिया वहां से प्रारंभ होती है जहां पे पुस्तपालन समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण है? इनमें से कौन सा लेखांकन समीकरण है? अकाउंटिंग इक्वेशन, यूपीपीसीएस 2009 का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का, अकाउंटिंग के लिए। आंसर करिए। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। अभी ऊपर आपने क्वेश्चन देखा, पूंजी इक्वल टू संपत्ति माइनस दायित्व, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। लेखांकन समीकरण द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित होती है। इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यवसायिक व्यापार के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, इसलिए संपत्ति और दायित्व का योग बराबर होता है। इसी अवधारणा पर लेखांकन का मूल समीकरण लिखा जाता है। सकल दायित्व इक्वल टू संपत्तियां, पूंजी प्लस बाहरी दायित्व इक्वल टू संपत्तियां। अगला क्वेश्चन है, पूंजी खाता है। पूंजी खाता कौन सा खाता है? आप सभी ने आंसर किया होगा। सही जवाब है व्यक्तिगत, ऑप्शन ए।
सभी लेनदारों तथा देनदारों के खाते व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आते हैं। इस दृष्टि से पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट आहरण खाता भी व्यक्तिगत खाता होता है। ये दोनों खाता, क्योंकि इसमें व्यापार के स्वामी से संबंधित लेन देन लिखे जाते हैं। व्यापार के स्वामी के व्यक्तिगत खाते को पूंजी खाता कहा जाता है। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यवसाय से मुद्रा निकालने के लिए आहरण खाता खोला जाता है। तो इस प्रकार आहरण खाता भी व्यक्तिगत खाता होता है। अब इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर कर लेंगे बहुत ईजिली, इसलिए एक्सप्लेनेशन दिया जाता है ताकि कई सारे क्वेश्चन आप कर सके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही लेखांकन समीकरण है? सारे इक्वेशन को पढ़िए और बताइए कि सही अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सा है। परिसंपत्ति इक्वल टू दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी होती है, ऑप्शन बी ये सही इक्वेशन है। लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत सौदे के दो रूप प्रभावी होते हैं। इसके फलस्वरूप तैयार किए जाने वाले आर्थिक चिट्ठे के दोनों पक्ष संपत्तियों व दायित्वों का योग एक दूसरे के बराबर होता है। संपत्ति बराबर होता है दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी, या फिर संपत्ति माइनस दायित्व होता है स्वामी की इक्विटी के बराबर, या फिर संपत्ति माइनस स्वामी की इक्विटी बराबर होगा दायित्व के। अगला क्वेश्चन, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय स्थित है, कहाँ पे स्थित है? सही जवाब होगा कोलकाता में, ऑप्शन डी। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICWA का प्रधान कार्यालय कोलकाता में है। इसकी स्थापना 28 मई 1959 में हुई थी। नेक्स्ट, आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक माना जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सबने किया होगा फटाक से, लुकास पैसियोली को कहा जाता है, ऑप्शन सी। आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक लुकास पेसियोली को माना जाता है। 1494 में इटली के वेनिस शहर में सर्वप्रथम डी कंप्यूटेसिड स्क्रप्चरिस नामक पुस्तक में डबल एंट्री सिस्टम पर एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसका प्रकाशन पेसियोली महोदय ने किया था। तभी से इन्हें दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य लेखांकन का नहीं है? इनमें से कौन सा एक कार्य है जो कि लेखांकन का नहीं है? सारे ऑप्शन को देखिए और आंसर करिए कौन सा नहीं है। लाभ अधिकतमीकरण, लाभ अधिकतमीकरण ये लेखांकन का काम नहीं है। लेखांकन का काम है वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना, व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना, अभिलेखों को व्यवस्थित करना, लेकिन लाभ अधिकतमीकरण नहीं है। सामान्यतः लेखांकन के अंतर्गत जो कार्य संपन्न किए जाते हैं वो कार्य सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके गलत नहीं होंगे। कौन कौन से कार्य हैं? वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना, व्यवसाय की संपत्ति की रक्षा करना, अभिलेखों को व्यवस्थित करना, पुस्तपालन की गणित संबंधी त्रुटियों का पता लगाने के लिए खाता बही की सहायता से तलपट बनाना, वर्ष के अंत में वित्तीय विवरण तैयार करना, भूल सुधार और समायोजन के लेखे करना, लेखांकन की सूचनाओं का विश्लेषण और निर्वचन करना। तो इससे स्पष्ट है कि लाभ का अधिकतमीकरण करना लेखांकन का काम नहीं है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब नीचे आपके पास स्टेटमेंट्स है, उस पर विचार कीजिए। असर्शन है और आपको नीचे रीजन दिया हुआ है। ए है लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, तो कारण क्या दे रहा है? रीजन इसका, लेखांकन व्यवसाय द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करना है। तो अब जो नीचे कोड मिलेगा उस कोडिंग के ज़रिए, कोडिंग योजना के अनुसार आपको बतानी है कि कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही है, या फिर सिर्फ आर सही है, या फिर सिर्फ ए सही है, या फिर आर ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। आंसर करिए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है और लेखांकन व्यवसाय द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है और तर्कवाक्य कथन को सिद्धित करता है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी को शुद्ध संपत्तियां 6,000 रुपये है और 31 जनवरी को 7,500 रुपये है। यदि जनवरी में मालिक द्वारा आहरण 1,000 रुपये है तो जनवरी माह की शुद्ध आय क्या होगी? इसको सॉल्व करिए, आंसर बताइए क्या होगा। तो ये है आपके 4 ऑप्शन
और इसके ज़रिए आपको आंसर करनी है। तो चलिए, जिन लोगों को आंसर नहीं मालूम है, वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए ये एक्सप्लेनेशन है। क्या दिया हुआ है? 31 जनवरी को शुद्ध संपत्तियाँ 7500 प्लस आहरण। आहरण कितना है? 1000 है, तो पहले इनको हम ऐड करेंगे। 8500 हो गया। अब 1 जनवरी को शुद्ध संपत्ति कितना है? 6000। और जनवरी माह की शुद्ध आय कितनी हुई? तो 1 जनवरी को जो शुद्ध संपत्ति है उसको अब हम जो 31 जनवरी को शुद्ध संपत्तियां हैं और आहरण है उसको ऐड करके जो हम राशि निकाले हैं उसमें से माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो 8500 से 6000 माइनस करेंगे तो 2500 आएगा। तो ये है जनवरी माह की शुद्ध आय 2500। ऑप्शन में आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी, ₹2500। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन एक चालू दायित्वों में सन्निहित नहीं होता है? इनमें से कौन सन्निहित नहीं होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट करेंटली लाइबिलिटी? आंसर करिए। सही जवाब होगा कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, यानी संभाव्य दायित्व। ऑप्शन बी, संभाव्य दायित्व। संभाव्य दायित्व वास्तव में कोई दायित्व नहीं होते, वह दायित्व होने के संभावना मात्र होते हैं। चिट्ठे के दायित्व पक्ष के राशि स्तंभ में नहीं दर्शाया जाता है, बल्कि विवरण में टिप्पणी में दिखाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्वदत्त बीमा खाता है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज। आंसर करिए। सही जवाब होगा आपका एक संपत्ति, एन एसेट। ऑप्शन सी, पूर्वदत्त बीमा खाता एक संपत्ति खाता है जो कि वास्तविक खाते की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा वैयक्तिक खाता है? कौन सा है पर्सनल अकाउंट इनमें से? आंसर करिए। प्रीपेड सैलरी अकाउंट है, यानी पूर्वदत्त वेतन खाता है। ड्राइंग्स अकाउंट है, आहरण खाता। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट है, रेंट अकाउंट यानी अदत्त किराया खाता। तो सारे ही है। सही जवाब होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, पूर्वदत्त वेतन खाता, आहरण खाता, अदत्त किराया खाता, अदत्त ब्याज सभी व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखांकन का काम नहीं है? लेखांकन के सारे काम के बारे में आपको अच्छे से मालूम चल गया होगा, तो आंसर भी आप कर ही चुके होंगे। परिमाणों को अधिकतम करना, मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट्स, ये अकाउंटिंग का वर्क नहीं होता है, लेखांकन का काम नहीं होता है। बाकी सारे काम होते हैं। कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, अभिलेखों की व्यवस्थित रूप से रखना, अभिलेखों को, व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना, इसके साथ ही वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना, ये सारे लेखांकन के काम होते हैं। लेकिन परिणामों को अधिकतम करना ये लेखांकन का काम नहीं होता है। लेखांकन के अंतर्गत जो काम होते हैं वो होता है वित्तीय सौदे को नियमित रखने, नियमित लेखे करना, लेखों के निष्कर्षों की सूचना देना, व्यवसाय की संपत्ति की रक्षा करना, कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना, परिणामों को अधिकतम करना। ये व्यवसाय का कार्य है, ना कि लेखा का कार्य है। परिणामों को अधिकतम करना ये व्यवसाय का काम होता है, लेखांकन का काम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लेखांकन समीकरण नहीं है? इनमें से कौन सा इक्वेशन नहीं है अकाउंटिंग? आंसर करिए। सही जवाब होगा लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट प्लस कैपिटल नहीं होता है। संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी होता है। पूंजी इक्वल टू संपत्ति माइनस दायित्व होता है। दायित्व इक्वल टू संपत्ति माइनस पूंजी होती है, लेकिन दायित्व इक्वल टू संपत्ति प्लस पूंजी नहीं होता है। ये समीकरण लेखांकन की द्विपक्षीय अवधारणा के अंतर्गत नहीं आता। इसके अनुसार प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। इसलिए संपत्ति का योग और दायित्व का योग बराबर होता है। द्विपक्षीय अवधारणा पर लेखांकन का मूल समीकरण है सकल दायित्व इक्वल टू संपत्तियां, यानी संपत्तियां इक्वल टू पूंजी प्लस बाह्य दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लेखांकन का काम नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए कौन सा इसमें फंक्शन नहीं है? नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। राइट आंसर होगा मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट, परिणामों का अधिकतम करना, परिणामों को अधिकतम करना। अगला क्वेश्चन, स्वामी द्वारा अपने निजी उपयोग हेतु व्यवसाय से माल निकालने पर क्रेडिट किया जाएगा, किस खाते को? सही जवाब होगा क्रय खाता, परचेसेस अकाउंट। ऑप्शन बी।
स्वामी द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए व्यवसाय से माल निकालने पर क्रय खाता को क्रेडिट किया जाता है, यानी ड्राइंग अकाउंट, ये इसका फॉर्मेट है। ड्राइंग अकाउंट, डेबिट रिकॉर्ड, टू परचेस अकाउंट, बीइंग गुड्स ड्राइंग बाय ओनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेट को आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लेखांकन मानक परिषद यानी ASBI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा निर्गमित प्रथम लेखांकन मानक संबंधित है। किससे संबंधित है? सही जवाब होगा लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। भारतीय लेखांकन मानक परिषद द्वारा निर्गमित प्रथम लेखांकन मानक लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण यानी AS1 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चार्टर अकाउंटेंट्स अधिनियम पारित हुआ था। कब पारित हुआ था चार्टर अकाउंटिंग एक्ट? सही जवाब होगा 1949 में, ऑप्शन डी 1949 में। चार्टर अकाउंटेंट अधिनियम 1949 में पारित कर सरकार ने इस पेशे को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति की लेखा मानक संख्या 2 का विषय इसमें से क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 का विषय इसमें से क्या है? सही जवाब होगा स्टॉक का मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण, वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंटरीज। अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति की अब तक प्रस्तुत मानक संख्या कुल 41 है, टोटल 41 है। लेखांकन मानक संख्या IAS2 स्टॉक का मूल्यांकन एवं प्रस्तुतिकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में लेखांकन जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है आधुनिक युग में लेखांकन? अब आपके पास नीचे 4 ऑप्शन है और बताइए कि सही जवाब क्या होगा इसमें से। मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किए जाने वाले व्यवहारों के लेखन, वर्गीकरण तथा संक्षिप्तीकरण करने की कला के रूप में है, व्यवसाय की भाषा के रूप में है, व्यवसायिक सूचनाओं के स्रोतों के रूप में है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, उपर्युक्त सभी रूप में है। आधुनिक युग में लेखांकन को कई स्वरूपों में जाना जा सकता है। लेखांकन मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किए जाने वाले व्यवहारों के लेखन, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण करने की कला है। लेखांकन व्यवसाय की एक भाषा के रूप में है। लेखांकन व्यवसायिक सूचनाओं के स्रोत के रूप में भी है। तो ये है स्वरूप। अगला क्वेश्चन है, लेखा सूचनाओं का प्रयोग वाला समूह है। द यूजर ग्रुप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एज, आंसर करिए। सही जवाब होगा आपका ओनर्स ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के स्वामी, मैनेजर ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय के प्रबंधक, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय के भावी विनियोजक। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, सभी। लेखांकन सूचना का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है, व्यवसाय के स्वामी के द्वारा, व्यवसाय के प्रबंधक के द्वारा और व्यवसाय के भावी नियोजक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक 2 में रहतिये के मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इन मानकों के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो अब नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा और बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है। रहतिये का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत अथवा शुद्ध वसूली मूल्य दोनों में से जो कम हो उस पर करना चाहिए। क्षतिग्रस्त स्वामी की लागत को निर्मित माल के रहतिये के मूल्यांकन के लिए जोड़ देना चाहिए। रहतिये के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः पहले आना पहले जाना यानी FIFO और भारतीय औसत लागत यानी WACM विधियों का प्रयोग करना चाहिए, या फिर इनमें से तो कोई नहीं है। रहतिये के मूल्यांकन का आधार व नीति का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। द बेसिस एंड पॉलिसी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी शुड क्लियरली बी स्टार्टेड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक द्वारा जारी किए गए लेखा मानक 2 के अंतर्गत रहतिये के मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कि रहतिये के मूल्यांकन के आधार व नीति का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है, ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? सारे स्टेटमेंट आप देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। प्रत्येक विकलन यानी डेबिट का समाकल यानी क्रेडिट अवश्य होता है, ये सही है। एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। प्रत्येक डेबिट का एक क्रेडिट होता है, ये दोहरा लेखा प्रणाली का आधारभूत नियम है। तो ये जो स्टेटमेंट है उसका सही रूप ये होगा। भवन खाता एक व्यापारिक वास्तविक खाता है, सारे ऑप्शन को आप देख लीजिए। भवन खाता एक अवास्तविक खाता लिखा है। अदत्त क्रिया खाता अव्यक्तिगत खाता है। और आय को विकलित यानी डेबिट किया जाता है, इनकम्स आर डेबिटेड। तो सही स्वरूप इसका ये होगा। भवन खाता अवास्तविक नहीं बल्कि वास्तविक खाता है। अदत्त किराया खाता व्यक्तिगत खाता की श्रेणी में आता है। लेखांकन की दोहरा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक विकलन यानी डेबिट का समाकलन क्रेडिट आवश्यक होता है। आयों और लाभों में से संबंधित खातों को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, इसलिए सिर्फ ऑप्शन थर्ड सी ही सही था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक 2 में रहतिये के मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इन मानकों के अनुसार कौन सा सही होगा? तो ये है नीचे आंसर स्टेटमेंट आपके पास, और इनमें से बताइए कि कौन सा सही है। सही जवाब होगा, अगेन रिपीट है क्वेश्चन, ये तो ऑप्शन डी, रहतिये के मूल्यांकन का आधार व नीति का स्पष्ट उल्लेख होना। अगला क्वेश्चन 49, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। इन निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। नीचे आपके पास स्टेटमेंट है। व्यवसाय के निष्पादन का संक्षिप्तीकरण, व्यावसायिक लेन देनों का विश्लेषण, परिणामों का निर्वचन यानी इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, लेन देनों का लेखन। तो बताना है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अबव इन अकाउंटिंग साइकिल इज। लेखाकर्म चक्र में उपयुक्त की सही क्रम क्या होगी? तो इन तीनों को देखिए और इसको अपने सीक्वेंस में लगानी है आपको। ठीक है, सीक्वेंस में लगाना है। सही जवाब क्या होगा? पूछ रहा है कि ये जितने भी कथन दिए हैं उस पर विचार करिए और अपने सीक्वेंस में इसको लगाइए। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा व्यवसायिक लेन देनों का विश्लेषण, उसके बाद व्यवसाय के निष्पादन का संक्षिप्तीकरण, और फिर पहले होगा रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस यानी लेन देनों का लेखन, उसके बाद होगा व्यवसायिक लेन देनों का विश्लेषण, फिर व्यवसाय के निष्पादन का संक्षिप्तीकरण, और सबसे लास्ट में होगा परिणामों का निर्वचन। ऑप्शन बी, पहला चौथा दूसरा पहला और तीसरा, फोर्थ सेकंड फर्स्ट और थर्ड, ये है सही सीक्वेंस। लेखांकन का सही चक्रानुक्रम है लेन देनों का लेखन, फिर लेन देनों का विश्लेषण, उसके बाद निष्पादन का संक्षिप्तीकरण होता है और फिर परिणामों का निर्वचन होता है। क्वेश्चन नंबर 50, पुस्तपालन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में एक सौदा प्रभावित करता है किस समय में? आंसर करिए। इन द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग और ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स। आंसर है आपका वन अकाउंट इन 2 वेज, एक खाते को 2 प्रकार से। पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक सौदे को डेबिट और क्रेडिट 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक लेखा समीकरण नहीं है? ऑप्शन बी, परिसंपत्तियां इक्वल टू देयताएं माइनस पूंजी, ये लेखा समीकरण नहीं है। बाकी सारे ही आपके अकाउंटिंग इक्वेशन है। परिसंपत्तियां इक्वल टू देयताएं प्लस पूंजी होता है। देयताएं इक्वल टू परिसंपत्तियां माइनस पूंजी होता है। परिसंपत्तियां में से अगर दायित्व निकाल दे तो पूंजी निकल के आती है, पूंजी के बराबर होता है। लेकिन ऑप्शन बी गलत है, परिसंपत्तियां इक्वल टू देयताएं माइनस पूंजी नहीं होता है। लेखांकन के अंतर्गत लेखा समीकरण द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित होती है, जिसके अंतर्गत समीकरणों के दोनों पक्षों का योग सदैव बराबर होता है। इसके एक पक्ष में संपत्ति और दूसरे पक्ष में दायित्वों को दिखाया जाता है। लेखा समीकरण को इस रूप में लिखा जाता है, संपत्तियां इक्वल टू दायित्व प्लस पूंजी, या संपत्तियां माइनस दायित्व इक्वल टू
संपत्तियां माइनस पूंजी इक्वल टू दायित्व होता है, और संपत्ति में से दायित्व निकालेंगे इक्वल टू पूंजी होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से सही लेखा समीकरण कौन सा है? सारे लेखा समीकरण को पढ़िए और बताइए कि इनमें से सही कौन सा है, सही पूछ रहा है। आपका सही जवाब होगा पूंजी इक्वल टू संपत्तियां माइनस दायित्व। ये बिल्कुल सही है, बाकी सारे ही गलत है। अकाउंटिंग इक्वेशन में लेखांकन की द्विपक्षीय अवधारणा इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ये दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक पक्ष संपत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा पक्ष दायित्वों का प्रतिनिधित्व करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो समीकरण बनता है उसे लेखांकन समीकरण कहा जाता है। द्विपक्षीय अवधारणा के अनुसार जो समीकरण बनता है वो है एसेट्स इक्वल टू टोटल इक्विटीज और लाइबिलिटीज, संपत्तियां इक्वल टू कुल देनदारियां या दायित्व। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, संपत्तियां इक्वल टू पूंजी प्लस बाह्य दायित्व। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रथम मानक लेखा परीक्षा व्यवहार SAP फर्स्ट संबंधित है, किससे संबंधित है? वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए, प्रथम मानक लेखा परीक्षा व्यवहार यानी SAP फर्स्ट वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिस SAP का नाम बदल करके ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड यानी AAS कर दिया गया है। अब तक 34 अंकेक्षण और आश्वासन मानक जारी किए जा चुके हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंपनी के एकीकरण से संबंधित लेखांकन किया जाता है, किसमें किया जाता है? कंपनी के एकीकरण से संबंधित लेखांकन। आपका सही जवाब है AS 14, ऑप्शन ए। कंपनी के एकीकरण से संबंधित लेखांकन मानक AS 14 है, जबकि AS 20 प्रति अंश आय अर्जन करना होता है। AS 16 जो मानक है ये ऋण से संबंधित लागत का लेखांकन होता है। AS 12 सरकारी अनुदान का लेखांकन से संबंधित है। AS 12। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही समीकरण है? सारे ऑप्शन पढ़िए, बताइए कि इनमें से सही क्वेश्चन कौन सा बन रहा है अकाउंटिंग का। संपत्ति इक्वल टू दायित्व प्लस पूंजी, ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। लेखांकन की द्विपक्षीय अवधारणा के अनुसार एक व्यवसाय की संपत्तियों का योग उसके पूंजी और दायित्व के योग के बराबर होता है, यानी संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी होगा, या फिर दायित्व बराबर संपत्ति माइनस पूंजी होगा, या फिर पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व होगा। नेक्स्ट, नेट वर्थ ऑफ अ बिजनेस मीन्स, एक व्यापार के शुद्ध मूल्य का अर्थ क्या है? सही जवाब होगा आपका टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, कुल संपत्ति माइनस कुल बाह्य दायित्व। ऑप्शन डी, किसी व्यापार के शुद्ध मूल्य ज्ञात करने के लिए कुल संपत्तियों में से कुल बाह्य दायित्वों को घटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन मानक 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 का संबंध किससे है? इनमें से सही जवाब होगा अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शोधन एवं विकास हेतु लेखांकन से AS 8 का संबंध है। लेखांकन मानक 8 का संबंध शोध और विकास के लेखांकन से है। 1 अप्रैल 2003 में इसे लेखांकन मानक 26 द्वारा आमूर्त संपत्तियों के शोधन एवं विकास निष्प्रभावी कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, AS 3 लेखांकन मानक 3 संबंधित है, किससे संबंधित है AS 3? आपका सही जवाब होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह वितरण से संबंधित है AS 3। लेखांकन मानक 3 रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित है। इस मानक के अनुसार रोकड़ प्रवाह के स्रोत और इसके प्रयोग के विवरण को तैयार करके इसका विश्लेषण निर्णयन में किया जाता है इसका विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग इज, लेखांकन क्या है? सारे ऑप्शन देखिए। लेखांकन रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड सबमैरिजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन है। व्यवसायिक लेन देनों का लेखन, वर्गीकरण तथा संक्षिप्तीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेखांकन जो है व्यवसायिक लेन देनों का लेखन, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण है। भारत में लेखांकन मानकों का निर्धारण होता है, किसके द्वारा निर्धारण होता है? भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर प्रिस्क्राइब्ड बाय। सही जवाब होगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा। संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 211 के अंतर्गत भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा लेखांकन मानकों का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट इंक्लूड। सही जवाब होगा आपका सकल विनिवेश को अधिकतम करना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान का उद्देश्य क्या क्या होता है? लाभ कमाना होता है, विक्रय को अधिकतम करना, उत्तरजीविता, ग्राहकों का सृजन करना और प्रतिष्ठान और सम्मान या ख्याति बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लेखांकन मानक 10 का संबंध किससे है? AS 10 का संबंध इनमें से किससे है? सही जवाब होगा स्थिर संपत्तियों के लेखांकन से। भारतीय चार्टर लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गमित AS 10 स्थायी संपत्तियों के लिए लेखांकन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63, टोटल आपको इसमें 68 क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर से। लेखांकन प्रमाप 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल भुगतान होता है जो कि निम्नलिखित में से किसी एक को देय है। किसको देय है? आपका सही जवाब होगा अंशधारी, ऑप्शन डी, अंशधारी। लेखांकन प्रमाप 14 यानी AS 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल का भुगतान अंशधारी को होता है। इसके अंतर्गत हस्तांतरित कंपनी यानी ट्रांसफेरी कंपनी द्वारा हस्तांतरक कंपनी यानी ट्रांसफेरर कंपनी के अंशधारी को क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेखांकन प्रमाप 14 क्या है? इनमें से क्या है? सही जवाब होगा आपका समीक्षण हेतु लेखांकन, समिश्रण हेतु लेखांकन। लेखांकन प्रमाप 14 एकीकरण अथवा सम्मिश्रीकरण, सम्मिश्रण के लिए लेखांकन के संबंधित है, जबकि लेखांकन प्रमाप 12 सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन, लेखांकन प्रमाप 13 विनियोगों के लिए लेखांकन और लेखांकन प्रमाप 26 अमूर्त अथवा अदृश्य संपत्तियों के लिए लेखांकन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लेखांकन की परिभाषा से उसके निम्नलिखित कार्य उभरते हैं। कौन कौन से कार्य उभरते हैं लेखांकन की परिभाषा से? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, इंटरप्रेटिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग। वर्गीकरण, निर्वचन, लेखा करना, संक्षिप्तीकरण करना। तो कौन सा इसमें से सही क्वेश्चन में लगाना है? इन फंक्शंस को लगाइए सही सीक्वेंस में। कोड नीचे आपको मिल रहा है, आंसर करिए इसमें सही कौन सा होगा। तो पहले जो होगा वो है रिकॉर्डिंग, पहले लेखा करना होता है, फिर क्लासिफाइंग होता है वर्गीकरण, उसके बाद संक्षिप्तीकरण समराइजिंग होगा और उसके बाद इंटरप्रेटिंग होगा, निर्वचन होगा। तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेखाकरण का आशय है वित्तीय स्वभाव के व्यापारिक सौदे का मौद्रिक रूप में लेखा करना। तो लेखांकन के जो चरण होते हैं वो होता है पहले लेखा करना, फिर वर्गीकरण करना, फिर संक्षिप्तीकरण करना, फिर निर्वचन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, लेखांकन मानक यानी AS 6 जो हरास से संबंधित है, इसका प्रयोग संस्तुत किया गया है किसके लिए? लेखांकन प्रमाप 6 जो हरास से संबंधित है, इसका प्रयोग संस्तुत किया गया है। किसके लिए किया गया है? अब नीचे आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, बताइए किसके लिए किया गया है। सही जवाब होगा किसी मान्य स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए। ऑप्शन ए, कंपनीज लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन,
तो भारतीय चार्टर लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गमित लेखांकन मापदंड AS6 के अंतर्गत ह्रास लेखांकन का वर्णन है। ये मानक किसी मान्य स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए है। अगला क्वेश्चन है, लेखांकन का मुख्य उद्देश्य किसकी जानकारी से है? सही जवाब होगा व्यापार की लाभ हानि और संपत्तियों और दायित्वों को ज्ञात करना। लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य है व्यापार के लाभ हानि तथा संपत्तियों एवं दायित्वों को ज्ञात करना। मौद्रिक लेन देनों के लेखन, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है। प्रबंधकों को नीति निर्धारण में सहयोग प्रदान करता है और ये ज्ञात करना कि व्यापार प्रगति पर है या फिर अवनति पर है। अगला क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ बिजनेस इज, व्यवसाय की पूंजी इनमें से कौन सी है? सही जवाब होगा अ लायबिलिटी, एक दायित्व है। जो पूंजी व्यवसाय में लगाई जाती है वो व्यवसाय का एक दायित्व होता है, क्योंकि लेखांकन की पृथक अस्तित्व अवधारणा के आधार पर मालिक भी व्यापार के लिए एक बाहरी व्यक्ति होता है, तो उसके द्वारा लगाई गई पूंजी व्यापार का एक दायित्व होता है। और इसके साथ ही आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। टोटल इस चैप्टर से 68 क्वेश्चन को हमने कवर किया है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।